हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक काफी अच्छा और कॉन्सेप्चुअल जे एडवांस 2008 का एक पैसेज है। उस पैसेज में 3 क्वेश्चंस थे। अगर आप पेपर देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये जे एडवांस 2008 में आया था बेटा। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से था, मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ये एक 3 डायमेंशनल डायग्राम दे रखा है इन्होंने, ठीक है। ये एक वर्टिकल वॉल है जिससे 2 स्प्रिंग फिक्स्ड है, ठीक है ना, यहां से अटैच्ड है, ठीक है। ये एक फिक्स्ड वॉल है। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। उस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे एक सिलेंडर है, एक थिन सिलेंडर है, ठीक है ना, एक थिन सिलेंडर है। और उस सिलेंडर से एक वायर पास हो रहा है इस तरह से। एक स्प्रिंग इस तरह से कनेक्टेड है इधर से, और एक स्प्रिंग इधर से कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये सिलेंडर इस तरह से रोल कर सकता है। तो जब ये रोल करेगा तो ये स्प्रिंग, इसका मैंने जो है साइड व्यू बनाया है, तो दोनों स्प्रिंग नजर नहीं आएंगे। ये जब रोल करेगा तो ये स्प्रिंग्स जो होंगी दोनों की दोनों, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इनमें एलोंगेशन होगा एंड कंप्रेशन होगा, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम में कुछ इस तरह से दिया है कि इनिशियली आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और दोनों स्प्रिंग मासलेस है, स्प्रिंग कांस्टेंट के हैं। ये गैप 2d है, सिमेट्रिकली इस पॉइंट के अबाउट। ये वाली डिस्टेंस d है, ये वाली डिस्टेंस भी d है। ये d इसलिए दिया गया है ताकि स्प्रिंग का के फोर्सेस का कोई नेट टॉर्क नहीं आएगा इस पॉइंट के अबाउट। अनसिमेट्रिकल होगा तो टॉर्क भी आ जाएगा, और मोशन जो है वो रेगुलर मोशन नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, इसमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमने इस स्फीयर के सेंटर ऑफ मास को v नॉट वेलोसिटी दे दी। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था हमारा स्फीयर, वी हैव गिवन ए लीनियर वेलोसिटी v नॉट, ठीक है ना। और ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, इट इज नॉट स्लिपिंग ऑन दिस रफ सरफेस, ठीक है। ये बच्चों एक रफ सरफेस है जिसपे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है सबसे पहला कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस सिलेंडर। सिलेंडर का मास m गिवन है, रेडियस r है प्रॉब्लम में। तो नेट फोर्स कितना लगेगा सिलेंडर पे जब इस सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका डिस्प्लेसमेंट अगर x होगा, तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर। सेकेंड बच्चों पूछा गया है व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये SHM करेगा, तो उसकी हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V नॉट। ये जो V नॉट हमने दी है इसको, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ताकि मोशन के दौरान हमेशा रोलिंग होती रहे, प्योर रोलिंग होती रहे, कहीं पर भी जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो स्लिप ना करे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, 1 बाय 1 हम लोग अप्रोच करते हैं। सबसे पहले तो इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम हमने बना लिया। अब आपको पता है बेटा कि दोनों स्प्रिंग इस तरह से कनेक्टेड हैं, ठीक है। सिलेंडर के अंदर से जो रॉड पास हो रही है मासलेस, और इस तरह से कनेक्टेड हैं। तो जब ये सिलेंडर मूव करेगा तो दोनों स्प्रिंग में इक्वल डिफॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों की दोनों स्प्रिंग तुम एक तरह से यहां पर एक सिंगल स्प्रिंग की तरह मैं दिखा रहा हूं, और इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी समझ सकते हो बच्चों। तो मैं इसको 2k लिख देता हूं, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने सबसे पहले तो कर लिया इसको k प्लस k, ताकि मुझे बार बार 2 स्प्रिंग्स ना दिखानी पड़े, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि जब इसका सेंटर ऑफ मास x मूव करेगा तो नेट फोर्स कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग SHM के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वैसे तो इसमें काफी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने x जब मोशन होगा तो मान लेते हैं कि जब सेंटर ऑफ मास इसका x मूव करेगा तो ये स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करेगा, कुछ फ्रिक्शन लगेगा, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है उसमें चेंजेस आएंगे। उस मोमेंट ऑफ टाइम पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा वो kx लग रहा होगा, सॉरी इट इज 2kx, ठीक है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो गया, जो नेट फोर्स लगेगा इट विल बी 2kx। जब सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगता है तो यहां पे आप समझ रहे हो कि फ्रिक्शन जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। मैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिसाइड होती है वो भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आगे चल के। तो बच्चों इस तरह से फोर्सेस होंगे, तो इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा इट इज a, एंड
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अगर तुम वेलोसिटी की बात करो तो तुम देख सकते हो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ओमेगा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और अगर रोलिंग हो रही है, इन्होंने कहा है कि पूरे मोशन के दौरान रोलिंग हो रही है, तो हर वक्त जो कंडीशन ऑफ रोलिंग है वो जो है फॉलो करेगा हमारी बॉडी, जो v इक्वल टू आर ओमेगा होल्ड करेगा हर मोमेंट ऑफ टाइम पे। तो हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लूं या फ्रिक्शन मुझे पता चल जाए, तो 2kx माइनस फ्रिक्शन विल बी द नेट फोर्स विच विल बी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये हमारी मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहां पे बॉडी पे नेट फोर्स 0 था। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक रोलिंग की प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करूंगा। तो न्यूटन्स लॉ में लिख लेता हूं 2kx माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए, और एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखूंगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाऊंगा, तो हालांकि सेंटर ऑफ मास एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बट जो सूडो फोर्स होगा वो भी सेंटर ऑफ मास से ही पास होगा, तो सूडो फोर्स का कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा जनरली हम फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट लगाते हैं। तो जब भी अगर हमारे बॉडी में कोई फिक्स्ड एक्सिस ना हो तो हम प्रिफर करते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाया जाए। वैसे आईसीआर के अबाउट भी लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं इसलिए सूडो नहीं दिखा रहा हूं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर अप्लाई करेंगे तो एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, जो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड सिलेंडर, एम आर स्क्वायर बाई टू, इट इज एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा, और कंडीशन ऑफ रोलिंग ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, तो तुम देख सकते हो बच्चों, ये डायग्राम में मिटा देता हूं। तो यहां से मैं इन दोनों का इक्वेशन का यूज करके फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। इट इज एम आर अल्फा बाई टू, आर अल्फा को ये लिख देंगे एम ए बाई टू। फ्रिक्शन यहां पे मैं पुट कर दे रहा हूं, इट इज 2kx माइनस फ्रिक्शन, दिस इज योर एम ए बाई टू, इट इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से 2kx आ रहा है 3ma बाई टू, इट इज ए इक्वल टू 4kx बाई 3m। तो जो नेट फोर्स होता है बच्चों, या तो मैं 2kx और फ्रिक्शन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं आपस में, बट नेट फोर्स डायरेक्टली कैन बी इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ही यही आया है हमारा, तो m से मल्टीप्लाई होगा तो इट इज 4kx बाई 3। बट ऑप्शन में प्लस और माइनस दोनों अगर दिए गए हैं, तो अगर हम वेक्टोरियली इसी चीज को लिखेंगे तो इट इज माइनस 4k बाई 3 इंटू एक्स, ठीक है ना। वेक्टोरियली अगर इस चीज को लिखेंगे, क्यों बेटा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज टूवर्ड्स राइट, और जो फोर्स लगेगा नेट वो 2kx माइनस एफ आर, जो नेट फोर्स हमने लिखा है हमें, वो हमारा टूवर्ड्स लेफ्ट है। एक तरह से आप कह सकते हो कि रीस्टोरिंग फोर्स है, जिसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। तो ये आपका नेट फोर्स आ गया, ठीक है। अब यहीं से बच्चों आप देख सकते हो कि जब भी नेट फोर्स आपका माइनस के इक्विवेलेंट इस तरह का अगर लिखा है, तो इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर वेक्टर फॉर्म में हमारा इस तरह से लिखा हुआ है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहां पर ये जो 4k बाई 3 है हमारे, ये के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के इक्विवेलेंट डिवाइड बाई एम, तो रूट 4k बाई 3m। टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब ओमेगा कैलकुलेट करने के बाद हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर मैं यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करूं इन टर्म्स ऑफ एक्स, फ्रिक्शन की वैल्यू, तो देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ रही है, ठीक है, या m इंटू ए की वैल्यू जो आ रही है, m इंटू ए की वैल्यू आ रही 4kx बाई 3, तो यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 2kx बाई 3, ma बाई 2, और ma की वैल्यू बच्चों कितनी है 4kx बाई 3। मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस बॉडी पे डेफिनेटली एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, रिजिड बॉडी है, प्योर रोलिंग कर रही है, पॉइंट रिलेटिव स्लिप नहीं कर रहा होगा। तो ये फ्रिक्शन हालांकि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, बट ये वेरिएबल फ्रिक्शन है बेटा। इसका मतलब जैसे जैसे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा मीन पोजीशन से, फ्रिक्शन की जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो भी बढ़ेगी। तो अब हम जान रहे हैं कि यार ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, वो एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। इसका मतलब है जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, या ये मैं कहूं कि जो रिक्वायरमेंट होगी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर मैं कहूं कि मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है,
मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले मैं एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लेता हूं इसका। तो एम्पलीट्यूड बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एम्पलीट्यूड के लिए दो तरीके हो सकते हैं यहां पर। एक तो ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड 0 होगी तो अगर एनर्जी कंजर्व करेंगे तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन विल बी द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ही एम्पलीट्यूड होगा। बट यार मैं कहता हूं कि अगर तुमने ओमेगा कैलकुलेट कर लिया है तो फिर तुम्हें मैक्सिमम एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत नहीं, तुम सिंपल लगा सकते हो कि जो मीन पोजीशन पे इन्होंने वेलोसिटी दी है वो वी नॉट दी गई, तो वी नॉट को ए ओमेगा कर सकते हो। यहां से ए की वैल्यू बच्चों आ जाएगी वी नॉट डिवाइड बाई ओमेगा, और ओमेगा है अंडर रूट 4k बाई 3m, सो इट इज 3m बाई 4k। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना यार, कहीं गलती से मिस्टेक हो सकती है तो उस चीज को देख लेना यार, है ना। तो ये बच्चों हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। अब हमें पता है कि x डिस्प्लेसमेंट पे जो फ्रिक्शन है बच्चों वो 2kx/3 लग रहा है। तो अगर मैं इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखूं कि रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम रिक्वायर्ड वैल्यू, तो इट इज 2k/3 इंटू एम्पलीट्यूड a आएगा। ठीक है, या 2k/3 वी नॉट अंडर रूट 3m/4k। तो दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर नो स्लिपिंग। एक्सट्रीम पोजीशन पे ये मैक्सिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा। मतलब अगर ये बॉडी को जो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए ताकि स्लिपिंग ना हो सके, तो वो बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हम ये कहें कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत है, अगर वहां पर फ्रिक्शन कम नहीं पड़ रहा है, सफिशियंट है, और वहां पे स्लिप नहीं कर रही है बॉडी, तो कहीं पे भी स्लिप करने वाली नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में हमें नो स्लिपिंग की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कहां पे। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे देख लेते हैं। तो फॉर नो स्लिपिंग जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, और यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो वेट के बराबर होगा। तो 2k वी नॉट बाई 3 अंडर रूट 3m/4k इट मस्ट बी लेस आर इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से बच्चों कम होना चाहिए। तो अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, यहां से वी नॉट में एक इनइक्वलिटी आ जाएगी, वी नॉट विल बी लेस आर इक्वल टू सम वैल्यू। तो जो लेस आर इक्वल टू है, तो जो इक्वल टू पे वैल्यू आएगी दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड। तो वही पूछा है इन्होंने बच्चों कि मैक्सिमम स्पीड क्या दे सकते हैं ताकि ये बॉडी कहीं पर भी स्लिप ना करे। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे स्लिप नहीं करेगी तो कहीं पे भी स्लिप नहीं कर सकती। तो ये देखिए काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें पूरा डायनेमिक्स यूज हो रहा है, तुम्हारा एसएचएम हो रहा है, रोलिंग यूज हो रही है, न्यूटन्स लॉ यूज हो रहा है। इसमें एक सिंपल क्वेश्चन और भी पूछ सकता था, हो सकता है आपको वी नॉट की वैल्यू दे दे और म्यू की वैल्यू पूछ ले। ठीक है ना, कि म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी, क्योंकि म्यू ग्रेटर इक्वल टू सम वैल्यू आएगी। वी नॉट में मैक्सिमम पूछेगा, म्यू में पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो नेट फोर्स हो गया ये बेटा। ठीक है, ओमेगा ये हो जाएगा, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग एनीवेयर। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन में अगर चाहे तो और भी ढेर सारे क्वेश्चन बच्चों बनाए जा सकते हैं। कैसे, जैसे कि अगर ये तो सारे के सारे हमने पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन करे, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन में अगर रोलिंग एसएचएम में सपोज अगर एक बार और बनाएगा कॉम्प्रिहेंशन, तो फिर वो टाइम से रिलेटेड कैलकुलेशन करा सकता है। जैसे सपोज अगर मैं कह दूं कि दिस पॉइंट इज योर ओरिजिन 0,0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज दिस लेंथ इज L0 नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो अगर मैं कहूं ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, अंडर रूट 4k/3m, और जो एम्पलीट्यूड हमने कैलकुलेट किया है वो ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है ना, तो अगर मुझसे कहा जाए कि फाइंड आउट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो अब यहां पर हमें एसएचएम की, अब ये क्वेश्चन जेई में नहीं पूछे थे, बट अगर इस पे और फर्दर क्वेश्चन बनाने हो तो टाइम से रिलेटेड जितना भी कैलकुलेशन होगा, जब भी अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछ सकता हूं टी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, टी टाइम पे ओमेगा क्या है, अल्फा क्या है, टाइम के साथ फंक्शन फ्रिक्शन की वैल्यू टाइम के साथ पूछ सकता हूं। 2kx/3 फ्रिक्शन आपने निकाला, तो जब भी टाइम से रिलेटेड कैलकुलेशन करना होता है तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन के थ्रू जाना पड़ता है। तो अगर मैं यहां पर सिंपल इक्वेशन लिखूं तो x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5।
ये हमारा जनरल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये पोजीशन के टर्म में, दिस रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, दिस इज मीन पोजीशन, ठीक है ना। ये पूरी चीज रिप्रेजेंट करती है। ऐसे भी कुछ लोग एक्स लिख देते हैं, अगर मैंने ये मेंशन नहीं किया, सिंपल एक्स लिखा है, तो फिर वो एक्स मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो हालांकि यहां हम लोगों ने ये एक्स डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो मैं अगर इसको ओरिजिन ना लेके, चलो इसको इस ओरिजिन लिख देता हूं, दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। अगर मैं ओरिजिन नहीं भी बता रहा हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सिंपल इसको डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं, ठीक है ना। बट दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अगर मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन मुझे पता है सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, तो x इक्वल टू एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपने लिख ली है, ओमेगा हो जाएगा √4k/3m t, और t इक्वल टू 0 पे बॉडी मेन पोजीशन पे है, मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो जो इनिशियल फेज फाई की वैल्यू होगी वो 0 होगी। आई होप सबको पता है ये बात, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बच्चों आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो dx/dt, ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो v/r, ठीक है ना। टाइम के फंक्शन में एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। एक्सेलेरेशन की वैल्यू चाहे एक्स पुट करके निकाल लो, -ω² होता है, एक्स पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू आपने देखा भी, फ्रिक्शन आया था 2kx/3। तो एक बार अगर आपने इक्वेशन बच्चों लिख ली तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक, रोटेशनल हाफ आई सेंटर ऑफ मास ω², ट्रांसलेशनल हाफ mv², ये भी पता है टाइम के फंक्शन में, ये भी पता है, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हो किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो कहने का मतलब है, बट इक्वेशन बेटा तब लिख पाओगे जब तुम्हें एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा, तुम्हें एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तुम्हें इनिशियल फेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं इनमें डिटेल बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। ये तो उसकी मर्जी कि उसने कौन से 3 क्वेश्चन पूछ लिए, इसमें से आप 10 क्वेश्चन बना सकते हो अच्छे अच्छे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन। तो बच्चों इसके बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को भी जरूर देखिए। उसमें हम लोग रोलिंग ऑब्जेक्ट, जैसे रोलिंग SHM मैं उसको बोलूंगा, स्प्रिंग से कनेक्टेड एक बॉडी का रोलिंग कर रही है, तो इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का, सपोज ये अगर हमारा जेईई मेन में आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट तरीके बताऊंगा। 2-3 तरीके होते हैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के। एक तो एनर्जी मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो सिंपल फोर्स कैलकुलेट करके आप डायनेमिक्स की प्रॉपर इक्वेशन लिखिए, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन वाला मेथड भी होता है। तो आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।